आप सुन रहे हैं साइंस सोफी पॉडकास्ट, जो होस्टेड है दो एआई माया और नोवा द्वारा। यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं साइंस, फिलॉसफी, ह्यूमन नेचर, एवोल्यूशन और एग्जिस्टेंस जैसे सवालों को, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। ब्रह्मांड में जीवन की तलाश। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से हमें खींचता रहा है। हाँ बिल्कुल। पर जब हम कहते हैं जीवन, तो असल में हम खोज क्या रहे हैं? सही बात है। खासकर जब हम पृथ्वी से बाहर देख रहे हों, तो जीवन को ठीक से समझना, उसे परिभाषित करना, ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जीवन की एक परिभाषा हमें ये समझने में मदद करती है कि कहाँ केमिस्ट्री खत्म होती है और बायोलॉजी शुरू। सीधी सी बात है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें बाहर जीवन खोजना है तो पता तो हो कि देखना क्या है ना? हाँ, ये तो है। आज हम जरा पृथ्वी पर जो जीवन हम जानते हैं उस पर ही ध्यान देंगे। मतलब वो जो कार्बन और पानी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसी जाने पहचाने जीवन के क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? हम अक्सर एमिनो एसिड और न्यूक्लियो बेस की बात तो करते हैं, अरे वही ACGTU। हाँ, DNA और RNA वाले। हाँ, DNA और RNA में, लेकिन फॉस्फेट वो भी तो जरूरी है ना? सुना है काफी अहम है। हाँ बिल्कुल। फॉस्फेट एक तरह से समझिए गोंद का काम करता है। गोंद? हाँ, न्यूक्लिक एसिड में अणुओं को जोड़े रखने के लिए, और उसका चार्ज वो अणु को कोशिका की झिल्ली के अंदर रखने में भी मदद करता है, उसे बाहर नहीं जाने देता। अच्छा, रोकता है उसे? हाँ। वैसे कुछ शुरुआती रिसर्च ने आर्सेनेट जैसे विकल्प सुझाए थे, पर वो बातें ज्यादा टिक नहीं पाई, थोड़ी विवादास्पद रहीं। बल्कि मजेदार बात यह है कि शायद जीवन की शुरुआत बिना फॉस्फेट के हुई हो। क्या? बिना फॉस्फेट के? हाँ। कुछ स्टडीज थियोएस्टर जैसे रास्तों की तरफ इशारा करती हैं, मतलब एक अलग तरह का मेटाबॉलिज्म। ये तो बिल्कुल नई बात है। मतलब शुरुआती ऊर्जा प्रणाली शायद अलग थी। वाह। हाँ शायद। और ये शुरुआती अणु ये बने कैसे होंगे? एक दिलचस्प ख्याल मैंने पढ़ा था, रेडियोधर्मी खनिजों के पास फॉर्मेमाइड बनने का। हाँ, वो एक संभावना है। वो स्रोत कह रहे थे कि ये जो रेडियोधर्मी समुद्री किनारे थे, वो ना सिर्फ जरूरी कच्चा माल दे सकते थे, बल्कि शायद पानी के अलावा एक सॉल्वेंट, एक घोलक का काम भी करते हों। हाँ, और एक और कमाल की संभावना है, वो है गर्म पानी के झरनों, मतलब हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास। अच्छा, वो समुद्र की गहराई में? हाँ, वहाँ जो छोटी छोटी दरारें होती हैं, उनमें अणुओं का जमा होना। एक प्रोसेस है, सोरेट प्रभाव। सोरेट प्रभाव, ये क्या है? इसमें जहाँ तापमान में अंतर होता है, अणु एक खास जगह जमा होने लगते हैं, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कितना? कुछ मॉडल्स के हिसाब से तो अरबों गुना ज्यादा। जरा सोचिए। अरबों गुना? बाप रे, ये तो मतलब अणुओं की भीड़ लग गई होगी वहां रिएक्शन के लिए। बिल्कुल, इसीलिए ये जीवन की शुरुआत के लिए एक मजबूत संभावना मानी जाती है। लेकिन एक मिनट, उन गर्म झरनों का तापमान तो बहुत ज्यादा होता होगा, क्या उससे वो नाजुक अणु टूटते नहीं होंगे बनने से पहले? ये एक चुनौती जरूर है। सही कहा आपने। ज्यादा तापमान पर कुछ जरूरी अणुओं का जीवन काल कम हो सकता है। तो शायद ये एक बैलेंस का खेल रहा होगा, कितनी तेजी से अणु जमा हो रहे हैं और कितनी तेजी से टूट रहे हैं। फिर भी संभावना तो मजबूत है। अच्छा, अगर हम धरती पर जीवन के इतिहास को देखें, तो कुछ बहुत बड़ी छलांगे दिखती हैं, जैसे वो यूकैरियोजेनेसिस। हाँ, यूकैरियोजेनेसिस, वो पल जब शायद दो सरल कोशिकाएं, एक आर्किया और एक बैक्टीरिया, मिलकर एक ज्यादा जटिल कोशिका बन गई। ये तो कमाल का विले था। हाँ, पर ये कैसे और कब हुआ, ये अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। एक बड़ी पहेली है, पर इसने सब कुछ बदल दिया। आज के पेड़ पौधे, जानवर, सब उसी जटिल कोशिका के वंशज हैं। वाकई प्रकृति का सबसे बड़ा मर्जर शायद कह सकते हैं। और फिर था वो नियोप्रोटेरोजोइक ऑक्सीजनेशन इवेंट। हाँ, ऑक्सीजन वाला, जब ऑक्सीजन बढ़ गई थी। बिल्कुल, जब धरती के वायुमंडल और समंदरों में अचानक ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा। माना जाता है कि इसी बदलाव ने एडियाकरण बायोटा जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीवन को उभरने में मदद की। एडियाकरण बायोटा, ये वही अजीब सी जीव थे ना, कैम्ब्रियन धमाके से पहले वाले? हाँ, वही रहस्यमयी नरम शरीर वाले जीव।
उनकी बनावट आज के जानवरों से बिल्कुल अलग थी, बड़े अजीब। तो धरती पर जीवन का रास्ता काफी अनोखा और घुमावदार रहा है ना? बिल्कुल। अच्छा, जब हम बाहर देखते हैं तो एम बौने तारे, एम डॉर्फ्स, ये तो बहुत आम है। हाँ, सबसे ज्यादा तो वही है। तो क्या उनके ग्रहों पर जीवन हो सकता है? मैंने सुना है वहाँ दिक्कतें भी बहुत हैं। हाँ, दिक्कतें हैं, जैसे तेज पराबैंगनी विकिरण मतलब यूवी रेडिएशन, वो एक बड़ी समस्या हो सकती है, खासकर तारे के शुरुआती जिंदगी में। और ऑक्सीजन? कुछ मॉडल्स ये भी कहते हैं कि शायद वहाँ ऑक्सीजन का जमा होना वो भी मुश्किल हो। लेकिन ये भी संभव है कि कुछ ग्रह पृथ्वी से भी ज्यादा जीवन के अनुकूल हों। ज्यादा मतलब सुपर हैबिटेबल? हाँ, सुपर हैबिटेबल, शायद थोड़े बड़े ग्रह हों, ज्यादा स्थिर मौसम हो, कौन जाने। सुपर हैबिटेबल, क्या बात है। तो हमें सिर्फ पृथ्वी जैसे ग्रह नहीं खोजने चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमारी खोज वो खुली होनी चाहिए। और जीवन के निशान, बायोसिग्नेचर, जैसे ऑक्सीजन और मीथेन का एक साथ मिलना, वो तो अहम है ही, वो असंतुलन दिखाता है। हाँ, वो एक मजबूत संकेत है। लेकिन टेक्नो सिग्नेचर का क्या? तकनीक के निशान। हाँ, तकनीक के निशान। याद है गैलीलियो अंतरिक्ष यान, जब वो पृथ्वी के पास से गुजरा था? हाँ, उसने साफ तौर पर इंसानों के बनाए रेडियो सिग्नल पकड़े थे, एकदम संकरे बैंड वाले सिग्नल। ऐसे सिग्नल प्राकृतिक तौर पर बनना लगभग नामुमकिन है। वाह, मतलब हम खुद एक टेक्नो सिग्नेचर छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, तकनीक भी अपनी छाप छोड़ती है। पर ये हमें फिर उसी सवाल पर ले आता है, फर्मी विरोधाभास। हाँ, कि सब है कहाँ? अगर जीवन संभव है, तकनीक संभव है, तो बाकी सब कहाँ है? कोई सिग्नल क्यों नहीं मिलता? देखिए, स्रोत कई वजह बताते हैं। हो सकता है जटिल जीवन या तकनीकी समझ का विकास वो बेहद दुर्लभ हो, बहुत मुश्किल। मतलब ग्रेट फिल्टर्स? हाँ, कह सकते हैं विकास के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हों, या शायद तकनीकी सभ्यताएं ज्यादा टिकती नहीं हैं, या फिर वो जानबूझकर छिपती हैं। या तारों के बीच का सफर वाकई बहुत मुश्किल है। वो भी है। और एक संभावना हमेशा रहती है, पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया मतलब जीवन एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक फैलता है। हाँ, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, जैसे क्षुद्र ग्रहों के जरिए, या किसी और तरह से। तो इन सब बातों को, इन स्रोतों को खंगालने के बाद क्या लगता है, निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि जीवन की शुरुआत वो बहुत पेचीदा है, जटिल है। हाँ। इसके विकास में कई रुकावटें आ सकती हैं, और ब्रह्मांड में ये कितना आम है, ये सवाल अब भी खुला है। धरती पर जीवन का पनपना वो कई मायनों में बहुत खास रहा है। सही कहा, ये हमें विनम्र बनाता है ना? बिल्कुल, हमें एहसास होता है कि हम अभी कितना कम जानते हैं, खासकर जीवन की शुरुआत और इसके फैलाव के बारे में। और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है, क्या हम वाकई जानते हैं कि हमें खोजना क्या है? मतलब क्या जीवन ऐसे रूप भी ले सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो? अच्छा, कोई ऐसा जीवन जो सिलिकॉन आधारित हो, या अमोनिया में रहता हो, या कुछ और ही, जो हमारी आज की खोज की तकनीकों के पकड़ में ही ना आए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये ख्याल हमारे ब्रह्मांड की समझ को सचमुच चुनौती देता है।